नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 24 घंटे हो गए, इज़राइल ने बाकायदा अपने युद्ध के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के पहले पायदान पर जो कुछ भी प्राप्त किया है उसकी खुशी में जश्न मनाना शुरू किया। जश्न मनाने की इस प्रक्रिया में न सिर्फ वहाँ के आम लोग बल्कि आईडीएफ अर्थात इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान, साथ ही साथ प्रधानमंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। सबके ज़ुबान पर एक ही बात कि पिछले 7 अक्टूबर को अर्थात 7 अक्टूबर 2023 की अल सुबह जो कुछ भी हमास ने किया था और जिसके निर्देशन और जिसके रणनीति और षड्यंत्र पर किया था, उस हमास के लड़ाके नेता या यूं कहें उस आतंकी आका को इज़राइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा मार गिराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिनवार, यहिया सिनवार, जिसको इज़राइल के डिफेंस फोर्स ने एलिमिनेट कर दिया और इसकी घोषणा बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रूप में की। सिनवार के मारे जाने के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो खबर ये भी है कि अब हमास का नया नेता भी चुन लिया गया है और वो नेता फिलहाल कतर में रह रहा है। तो इस पूरे मामले में कतर की एंट्री हो जा रही है, क्योंकि कतर में ही वो व्यक्ति पला बड़ा है। मैं नाम अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमास के नए लीडर का भी ऐलान लगभग कर दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि एक नेता के मरने के बाद दूसरा नेता कैसे तैयार हो जाता है। सवाल यही है कि ये एक प्रॉक्सी वार है, अर्थात छद्म युद्ध है। युद्ध तो ईरान लड़ रहा है, लेबनान या गाज़ा पट्टी में जो हमास सक्रिय था वो ईरान के दिए गए पैसे, हथियार और उनके सैन्य कमांडरों के रणनीति पर काम कर रहे थे। इज़राइल ने पिछले साल जो हमला उसके ऊपर हुआ उसके बाद ये कसम खाई थी कि हमास हिजबुल्लाह को समाप्त करेंगे और उनके आका को। आपको याद होगा, इस संदर्भ में हमने जितने वीडियो बनाए हैं हमने कहा है कि अंतिम उद्देश्य इजराइल का यह है कि वो ईरान को किस तरीके से तबाह करे। और इतना निश्चित मानिए, क्योंकि ये वॉर की स्थिति है, इसलिए चाहे अमेरिका जितना दिखाने के लिए ही सही दबाव बना रहा है इजराइल पर, लेकिन ईरान पर भीषण हमला होकर ही रहेगा, क्योंकि ये इजराइल के रणनीतिकारों के हिसाब से उनके वजूद का सवाल है। लेकिन इस बार जो लड़ाई हो रही है वो फाइनल वॉर है आतंक के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ और इजराइल के वजूद को बचाने के लिए जो लोग इसके मुखर विरोधी हैं उनको खत्म करने के संदर्भ में ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और इजराइल की आर्मी, उसकी सेना आप कह सकते हैं, जिसमें नौसेना, वायुसेना भी है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान को सबक नहीं सिखा दिया जाता। हमने ये बात 2023 में 7 अक्टूबर के बाद ही कह दी थी और लगातार हम अपने वीडियोस में कह रहे हैं। और अब ये स्पष्ट है, सारे मीडिया के विश्लेषक और सैन्य विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि हमला तो होगा और ईरान को वो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। सवाल यह है कि ईरान पर हमला किस तरह से होगा, ये एक अलग विषय है, क्योंकि उनके तेल कुओं पर हमला होगा अर्थात ऑयल डिपोज पर हमला होगा, या उनकी परमाणु क्षमता को समाप्त करने के लिए हमला होगा। ये बात और है कि ये हमला ना हो इसके लिए रूस सक्रिय हो गया। ये इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी खबर ये है कि रूस ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो फिर ये युद्ध का एस्केलेशन होगा, बहुत खतरनाक स्थिति होगी। अर्थात इसके मायने ज़रूर समझिए, रूस उस स्थिति में ईरान का साथ दे सकता है। और जो पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और जिसको, अगर आपको सुनकर अभी भी लग रहा होगा कि ये तो दूसरे देश में हो रहा है, इससे हमारा क्या मतलब, तो इसका संबंध भारत से भी होने वाला है, क्योंकि भारत इस युद्ध में एक ऐसी भूमिका निभाने जा रहा है, बिना भारत के सहयोग के इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। अमेरिका भले ही
हथियारों का सप्लायर हो, उनको नैतिक समर्थन देता हो, नैतिक बल देता हो, लेकिन भारत जैसे देश के सहायता के बिना इजराइल ये युद्ध रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अब ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और जब ईरान को एक नैतिक समर्थन रूस देता हुआ दिख रहा है, तो रूस और भारत की दोस्ती के मायने समझिए। और भारत उस स्थिति में अपने व्यापारिक और अन्य हितों को ध्यान में रख करके ईरान को भी एक हद में रहने के लिए कहेगा और अपने रणनीतिक सहयोगी इजराइल को भी मना लेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, युद्ध के रुकने की कोई भी गुंजाइश होगी, जैसा कि शनिवार को मारने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा घोषणा की कि हम हमास के समर्थकों से ये कह रहे हैं, हमास के लड़ाकों से ये कह रहे हैं कि वो हमारे होस्टेजेस अर्थात 150 से अधिक इजरायली नागरिक पिछले 1 साल से इसी शनिवार जिसको मार दिया गया, वो उसके देखरेख में, उसके कब्जे में थे। और इन्हीं को ढाल बना करके वो हमास को रीग्रुपिंग कर रहा था, रीयूनाइट कर रहा था, रीऑर्गेनाइज कर रहा था इजराइल के खिलाफ नए तरीके से लड़ाई करने के लिए। लेकिन ईरान अब मुश्किलों में आ चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है और गाजा पट्टी में हमास की बची कुची ताकत को शनिवार के खत्म करने के बाद भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, इसके मायने ये नहीं कि आतंक की जो ये पौध है वो खत्म हो गई, क्योंकि ये पौध तैयार करने वाला ईरान है, जिस पर अभी भीषण हमला हुआ नहीं। और ये इसीलिए मैं कहता हूं, इजराइल बिना ईरान को सबक सिखाए मानेगा ही नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस अगर सक्रिय हुआ है तो इसके मायने समझिए, क्योंकि रूस के पास ये सूचना पहुंच चुकी है कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल पर दबाव बना रहा है, और ये दिखाने वाला दबाव है कि 1 महीने के अंदर आप सीज फायर का ऐलान करिए, क्योंकि गाजा पट्टी में निर्दोष नागरिक न माने गए। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में वो घोषणा कर रहे हैं कि हम उत्तरी गाजा और दक्षिण गाजा में जो लोग भी हमास के सहयोगी या ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भूखों मारेंगे, अर्थात पूरी सप्लाई चेन, पानी और खाद्य आपूर्ति रोक दी जाएगी। मतलब यूएन के भी सहायता अगर कोई वहां पहुंचनी है गाजा पट्टी में, तो इजराइल ऐसा नहीं करने दे रहा है। आपको लग रहा है इजराइल अगर ऐसा कर रहा है तो किसके इशारे पर कर रहा है? वो यूएन की बात भी नहीं सुन रहा है, पूरी दुनिया के किसी भी दबाव को वो धता बता रहा है। यहां तक कि दिखाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी अनुरोध को वो अस्वीकार कर रहा है। ये सब कुछ एक दिखावा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बिना ईरान को सबक सिखाए मानेंगे नहीं। और उस स्थिति में ईरान ने जिस तरीके से रूस का सहयोग मांगा है और भारत से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसने सहयोग की अपेक्षा की है, ईरान के भी रणनीतिकारों को यह पता चल चुका है कि बिना भारत के और रूस के मिले अब उनके ऊपर आई आपदा को कोई टाल नहीं सकता। इस पूरे युद्ध में जो पश्चिम एशिया की समस्या है, आप कह सकते हैं मध्य पूर्व की इस समस्या में जिस तरीके से ईरान मुस्लिम उम्मा का सर्वेसर्वा बनने की कोशिश कर रहा था, उसको इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी है इजराइल ने कि ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम देश, आप मुस्लिम देश मैं कह रहा हूं, आप इसको कह सकते हैं इस्लामिक राष्ट्र, खड़ा नहीं हुआ है। और दिखाने के लिए ही सही 2 बार इजराइल को सबक सिखाने के लिए मिसाइल अटैक किया गया, उस मिसाइल अटैक में इजराइल का एक भी नागरिक नहीं मारा गया है। तो ईरान की मिसाइल अटैक की ताकत कितनी है ये पूरी दुनिया देख लिया है। लेकिन इजराइल जिस ताकत से इस बार ईरान पर अटैक करेगा, उसका अंदाजा रूस को लग चुका है, और रूस ने प्रकारांतर से एक दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ किया है और इस तरह का ये बयान आया है। इसलिए अगर शनिवार को इजरायली फोर्स ने मार दिया है, सिर्फ आप इस खबर पर अटके हुए हैं, तो इस पूरे खबर के मर्म को समझिए। रूस की सक्रियता ये दिखा रही है कि अब फाइनल वॉर की ओर इजराइल बढ़ेगा और ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये हमला होकर रहेगा। हो सकता है निशाने पर वहां का परमाणु केंद्र हो या ऑयल डिपो हो, अर्थात आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी और अमेरिका की नौसेना और वायुसेना
ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी है। जब मैं आपसे इस पूरे प्रकरण पर बात कर रहा हूं तो ईरान ये महसूस कर रहा है कि वो धमकी इजराइल को भले भी दे रहा है, लेकिन अगर एक बार अटैक हुआ तो इस बार ईरान में भारी तबाही मचेगी। हालांकि ईरान दिखाने के लिए ही सही ये कह रहा है कि उसके सामने इजराइल कुछ है ही नहीं, उसके एक प्रांत से भी छोटा क्षेत्र है। ये सच भी है। इजराइल अभी जिस स्थिति में है, कुल 95 लाख की आबादी वाला ये देश गाजा पट्टी में तबाही मचा चुका है। लेबनान में पूरी तरीके से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ चुका है। यही नहीं, सीरिया और जॉर्डन को किसी भी चैलेंज को न लेने की धमकी दे रहा है और कह रहा है अपनी हद में रहें, और ये हद में हैं। मिस्र जैसे देशों को भी उसने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। गल्फ का कोई भी देश इजराइल के इस आक्रामक कार्रवाई का सीधा विरोध नहीं किया है, और यही कारण है कि इजराइल के लगातार हमले के बाद जिस तरीके से ईरान ने मिन्नत की कि OIC अर्थात इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ जुड़े और इजराइल के खिलाफ लामबंद हों, लेकिन ईरान की किसी भी इस्लामिक राष्ट्र ने नहीं सुनी और ईरान एकदम अलग थलग है। ऐसे में जो खबर है इजराइल के पास वो ये है कि ईरान के फाइनल पिटाई का समय आ गया है। इसलिए पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर हमास के आतंकियों और हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें चाहे जितनी भी की जाएं, चाहे जितने भी आंसू बहाए जाएं, सड़कों पर इकट्ठा होकर के लोग मातम पुरशी करें, लेकिन सवाल यही है कि जब ईरान की धुलाई और पिटाई होगी तो क्या पूरे इस्लामिक देश के सभी राष्ट्र मिलकर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे? इसका उत्तर एक ही है, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ईरान जिस प्रॉक्सी वॉर को आगे बढ़ाते हुए इजराइल को हराने के नाम पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, इजराइल ने सभी तार एक एक करके ऐसे खोल दिए कि अब कुछ भी शेष बचा नहीं है। रही बात कट्टरता की, वो एक विचारधारा है और उस विचारधारा में नए नए बच्चों और जवानों को झोंका जाता रहेगा। आतंक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया को लामबंद होना ही पड़ेगा। ऐसे में इजराइल की पहल का अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो माफ़ करिएगा, अगर हम स्वागत भी नहीं कर रहे हैं तो इतना विरोध ना करें कि उस विरोध में इजराइल अपने वजूद को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसके मायने और मतलब बेमानी हो जाए। आप हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मध्य पूर्व की जो समस्या है उसका सच यही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।